नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग में एक एपीपीए का पद निकला है जिसे सरकारी वकील बोलते हैं। जिस पद का नाम है सहायक लोक अभियोजन, जिसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। इसकी वैकेंसी झारखंड में आ चुकी है। सभी झारखंड वालियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या इसकी डिटेल उसके बारे में हम जानते हैं। पद का नाम सहायक लोक अभियोजक है। टोटल जो पद हैं 134 के आसपास पद हैं। आपको बता दें कि इसमें जो अनरिजर्व की है कैटेगरी वो 52 है, ईडब्ल्यूएस 15 हैं, शेड्यूल कास्ट जो है वो 13 हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं 35 हैं। BC1 मतलब बैकवर्ड कास्ट है ये। BC1 का मतलब ये हो गया कि जो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। वास्तविकता में बताऊँ, झारखंड है, बिहार है, ये ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर दो कैटेगरी चलती हैं। एक आपकी ओबीसी चलती है, एक ओबीसी के अंदर भी एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग आ जाता है। तो आपको बता दूं, BC1 का मतलब हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसमें 11 वैकेंसी हैं, और BC2 का मतलब हो गया ओबीसी, जो जनरली हर राज्य में चलता है, उसमें 8 वैकेंसी हैं। तो BC1 और BC2 में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये दोनों ओबीसी के हिस्से हैं। BC1 का मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग और BC2 का मतलब पिछड़ा वर्ग, जिसको ओबीसी बोला जाता है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इसमें 2% जो वैकेंसी है वो स्पोर्ट कोटा को रिजर्व हैं, और 4% जो वैकेंसी हैं वो जो ब्लाइंड डम्ब लोग व्यक्ति हैं उनके लिए ये रिजर्व हैं। पद का नाम सहायक लोक अभियोजक है। आपको बता दूं कि इसका जो ग्रेड पे रहेगा वो 4800 का ग्रेड पे रहेगा, और ये भर्ती जो है जिसका नाम सहायक लोक अभियोजक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसका जो परिवीक्षा अवधि है वो 2 वर्ष की है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता है, न्यूनतम नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक की डिग्री होगी। इसका मतलब आपकी LLB होनी चाहिए आपके पास। लेकिन इसके अंदर एक लाइन और लिखी है, जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधन हेतु अनिवार्य। इसका मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका पंजीयन होना चाहिए। इसका मतलब उससे ये क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए कोर्ट में वकील की प्रैक्टिस करने के लिए पंजीयन कराना होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में है, BCI बोलते हैं उसे, उसमें पंजीयन होना आपका चाहिए। उसमें अनुभव नहीं लिखा कि कितने साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ भैया ये प्रैक्टिस कर रहा है। दूसरा, इसमें एक अतिरिक्त योग्यता और मांग ली है। अतिरिक्त योग्यता का मतलब ये हो गया, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर संचालन का प्रमाण पत्र, यानी कि जो झारखंड वाले हैं उन्होंने या DCA किया हो, PGDCA किया हो, मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा अगर आपके पास होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 6 महीने के डिप्लोमा में आपको दिक्कतें आ सकती है। जनरली कंप्यूटर संचालन का प्रमाण पत्र कम से कम 1 ईयर का तो होना ही चाहिए, ऊपर है तो वेल एंड गुड है। 6 मंथ का वो जनरली ज़्यादातर लोग वैलिड नहीं करते, बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2024 में आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अधिकतम उम्र का कुछ कोटा दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। यानी कि यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप अनरिजर्व में दिव्यांग अभ्यर्थी की हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट दे दी जाएगी। यदि आप EWS से हैं तो EWS में आपको अधिकतम 35 वर्ष है, और EWS में यदि आप दिव्यांग हैं तो 45 वर्ष है। दूसरी बात, यदि आप BC1 हैं, BC1 का मतलब BC1 कह लो या BC2 कह लो, पिछड़ा वर्ग 1, दैट मीन्स BC2, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, यानी कि OBC में दोनों कैटेगरिया में 37 वर्ष उम्र है। यदि आप दिव्यांग श्रेणी में आते हो तो 47 वर्ष है। महिला जो है वो अनरिजर्व हो, पिछड़ा हो, वर्ग 1 में आती हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आती हो, BC1 BC2 में आती है, तो भी उसको 38 वर्ष उसकी अधिकतम उम्र है। लेकिन यदि उस दिव्यांग श्रेणी में भी अगर वो आ जाती है तो उसको 48 वर्ष तक की छूट मिल जाती है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हो, SC ST कोई भी जाति हो, पुरुष या महिला हो, उसको 40 वर्ष की छूट है। और यदि वो उस श्रेणी में यदि वो दिव्यांग है तो उसको 10 वर्ष की छूट, यानी 50 वर्ष की छूट मिल जाती है। आपको बता दें कि भूतपूर्व सैनिकों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी आप किसी आर्मी में, BSF में, किसी में सैनिक में काम किया है, तो आपको 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। दूसरी बात, झारखंड में कोई भी राज्य सरकार में कार्यरत है, स्थायी अस्थायी, उसमें लिखा हुआ है यदि उनकी 3 वर्ष पूरे हो गए हों तो उन्हें भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि मान लीजिए कोई अनरिजर्व कैटेगरी का है और उसकी अधिकतम उम्र 35 वर्ष है, ठीक है,
लेकिन वो राज्य सरकार में किसी पद पर काम कर रहा है, उसे 3 साल पूरे हो गए हैं, तो उसकी जो अधिकतम उम्र होगी वो 35 वर्ष नहीं होगी, 3 वर्ष की उसे और छूट मिल वो 5 वर्ष की उसे और छूट मिल जाएगी और उसको 40 वर्ष हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, झारखंड राज्य सरकार में 35 वर्ष अधिकतम छूट है, लेकिन उस 35 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है और 5 वर्ष की छूट उसे तभी मिलेगी जब उसने झारखंड सरकार में, झारखंड राज्य सरकार में अपनी सरकारी सेवा की 3 वर्ष पूरे कर लिए हों, तभी आपको छूट मिलेगी। इसका विशेष ध्यान आप रखें। दूसरा, चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो चयन प्रक्रिया में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी, और मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा, इसका आप ध्यान रखें। प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 100 अंकों का होगा, जिसके अंदर सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा वो 200 अंकों का होगा, जो विधि विषयक होगा, विधि से सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जो भी LLB में आपने पढ़ा होगा। आपको बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, जिसके आधार पर उक्त वर्ष में उपलब्ध प्रतिवेदन कुल रिक्तियों के 13 गुणा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। 13 गुणा का मतलब हो गया, 1 से 13 का मतलब हो गया जितनी भी वैकेंसी हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफाई होंगे वो 13 गुना क्वालिफाई किए जाएंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा से पहले प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भित विषय क्या क्या हैं। प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी करंट अफेयर आएगा, घटनाक्रम आएगा, भारत का इतिहास, भूगोल, भारतीय इकोनॉमिक्स आएगी, राजनीतिक व्यवस्था आएगी, सामान्य विज्ञान संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद साथ ही झारखंड राज्य के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति संबंधी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। द्वितीय पत्र जो होगा उसके अंदर साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि होगी, भारतीय दंड संहिता और भारतीय संविधान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे दूसरे प्रश्न पत्र में। आप क्लियर कर दूं, पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, 100 अंकों का होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी। दूसरा प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी, विधि स्नातक से संबंधित जो भी LLB में आपने पढ़ा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित 9 क्षेत्रीय विषय होंगे। उन 9 क्षेत्रीय विषय में कोई भी आप एक विषय चुन सकते हो, चाहे वो संताली भाषा और साहित्य चुन लो, मुंडारी भाषा चुन लीजिए, खड़िया भाषा, हो भाषा, कुड़ुख भाषा, नागपुरी भाषा, कुरमाली भाषा, गोरठा भाषा और पंचपरगनीय भाषा। इन भाषाओं को चुनने में कोई भी एक भाषा चुन लीजिए, उसका पेपर होगा। आपको बता दें, इस पत्र का अंक मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा। आपको बता दें, जब इसकी मेरिट बनेगी और इनमें से कोई भी एक आप भाषा चुनते हैं, उसकी परीक्षा आपकी जो होगी उसको मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। बस शर्त यह है कि कम से कम अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं तो आपको 40% अंक लाने ही होंगे, 100 में से 40 नंबर आपके होने ही चाहिए। और पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5% होने चाहिए, और पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 1 से हैं 34%, SC/ST महिला वर्ग के हैं तो 32%, आदिम जनजाति हैं 30%, आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो भी उनको 40% का अंक लाने ही होंगे। इसका आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात मैं आप क्लियर कर दूं, प्रारंभिक परीक्षा का पार्ट दे दिया है और मुख्य परीक्षा में एक भाषा में आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका आता है मुख्य परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार। आपको बता दें कि लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, निबंध, सामान्य अध्ययन और विदेश संबंधी विषय पूछे जाएंगे। इन विषयों का स्वरूप अंक स्तर नीचे दिया हुआ है। मैं क्लियर कर दूं, जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में जो 100 अंक की, 200 अंक की और 100 अंक एक किसी भाषा में आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे और मुख्य परीक्षा में 13 गुना लोग आएंगे। मुख्य परीक्षा में प्रथम प्रश्न सामान्य हिंदी होगा जो 100 अंक होगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी। द्वितीय अंग्रेजी, तीसरा निबंध, चौथा सामान्य अध्ययन 100 अंकों का होगा। पंचम पत्र की बात करें तो साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया होगी, 200 अंकों का होगा, यानी कि 5 से लेकर 8 तक पूरा लॉ पूछा जाएगा और 200 अंकों की परीक्षा होंगी, और लास्ट में आपका साक्षात्कार होगा जो 50 अंकों का होगा। आपको बता दूं कि न्यूनतम अर्हता प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में निबंध,
सामान्य अध्ययन एवं विधि विषयों तो साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, जो प्रारंभिक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा में जो निबंध है, सामान्य अध्ययन है और विधि विषय है, इसमें आपको क्या करना होगा। सामान्य वर्ग के यदि आप हैं तो आपको 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5%, इस तरह से पूरा आर्थिक रूप से 40%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला के लिए 32% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 34% होगा। आपको बता दें कि जो लिखित परीक्षा से संबंधित विषय विवरण हैं, सामान्य हिंदी और एवं अंग्रेजी विषयों में प्राप्त अंकों में मेधा सूची तैयार करने में नहीं जोड़ा जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी विषयों में प्राप्त अंकों का मेधा वाले जो मेरिट बनेगी उसमें हिंदी और अंग्रेजी विषय को नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन जो उम्मीदवार सामान्य हिंदी और अंग्रेजी पत्र में 30% अंक प्राप्त नहीं करेगा वो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो मुख्य परीक्षा का जो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी है, जो 100 नंबर की परीक्षा है, तो उन दोनों में आपको कम से कम 30% नंबर लाने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, वो मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये मुख्य परीक्षा की बात चल रही है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो जो था वो प्रारंभ की बात चल रही थी कि जो भाषा का 100 नंबर का पेपर है वो सूची में, मतलब जो वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा, केवल आपको पास करना होगा। उसमें केवल आपको पास ही करना था। उसमें कितने नंबर चाहिए थे, उसमें भी आपको जो कैटेगरी वाइज था उसके नंबर चाहिए होते। और इसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी विषयों में 30% होने चाहिए। दूसरा, मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य हिंदी, द्वितीय पत्र अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्ट शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। इसमें 20 अंकों का निबंध होगा, 20 अंकों का पत्र लेखन, 25 अंकों का व्याकरण, 15 अंकों का वाक्य विन्यास और 20 अंकों के संचय पर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब देख लीजिए, 20 40 और 25 65 और 15 80 और 90 100, यानी कि टोटल बता रहा है इसमें हिंदी और अंग्रेजी में 100 नंबर की परीक्षा किस तरह से पूछा जाएगा वो बताना चाह रहा है। मुख्य परीक्षा के तृतीय पत्र जो होगा वो निबंध का में कुल 2 खंड होंगे। अब क्या कर रहा है ये, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, पहले इसने सामान्य हिंदी और अंग्रेजी बता दिया। तीसरा प्रश्न निबंध के बारे में बता रहा है। निबंध में कहना चाह रहा है ये कि 2 खंड आएंगे, जिसमें एक खंड विधि विषयक होगा और दूसरा खंड सामान्य निबंध पर आधारित होगा। यानी निबंध में आपको 2 खंड पूछे जाएंगे। एक तो आपका जो विषय सब्जेक्ट विषय होगा उसके अकॉर्डिंग आपका काम किया जाएगा कि एक खंड विधि विषयक होगा, यानी कि आपने LLB में जो विषय पढ़े होंगे उस पर काम किया जाएगा। और दूसरा खंड जो होगा वो सामान्य निबंध पर आधारित होगा। प्रत्येक खंड के वैकल्पिक विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा। अब क्या होगा, जैसे निबंध में मान लीजिए कोई विधि विषयक कर आ गया, उस विधि विषयक में भी आपका क्या होगा, उन दोनों में अथवा में ऑप्शन होंगे, उसमें से जो आपको समझ में आए वो कर लीजिए। ऐसी जो आपका निबंध में जो सामान्य निबंध आएगा उसमें वैकल्पिक विषय होंगे, उनमें से भी आप चुन लीजिए। प्रत्येक निबंध 50-50 अंकों का आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, निबंध के लिए 2 तरह के खंड होंगे। पहले खंड में विधि विषयक होगा और दूसरे खंड में सामान्य निबंध होगा। पहले खंड में विधि विषयक में भी ऑप्शन होंगे, दूसरे खंड सामान्य निबंध में भी ऑप्शन होंगे। दोनों में ऑप्शन में जो आपको आपके अकॉर्डिंग सही लगता है, जिसको आप आसानी से लिख सकते उसे लिख लीजिए। और दोनों खंडों में 50-50 अंक के आपके पेपर होंगे। इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, सामान्य हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, निबंध हो गया। अब आते हैं मुख्य परीक्षा के चतुर्थ पत्र पर। चतुर्थ पत्र सामान्य अध्ययन में जो आएगा वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना, यानी कि कहीं में करंट अफेयर्स आएगा। में क्रम 10 अंकों का होगा। भारत आधुनिक इतिहास से 10 अंकों का आएगा। उसके अलावा आपका भूगोल 10 अंकों का, भारतीय अर्थव्यवस्था 10 अंकों की जो आपको लिखना होगा। सामान्य विज्ञान से 10 अंकों का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से 10 अंकों एवं विधि शब्दावली से संबंधित 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखंड के आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृत संबंधी 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के जो सामान्य अध्ययन के पेपर उसमें झारखंड भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा और सारे इसमें डिस्क्राइब कर दिए, आप नोटिफिकेशन अच्छे से देख लें। उसके बाद अगली बात करते हैं विधि विषयक की बात। ये तो आपका मुख्य परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र हो गए। इसके बाद विधि विषयक की बात करें तो विधि विषयक में पंचम पत्र में अपराध प्रक्रिया सहित के से 125 अंकों तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 75 अंकों का। इसका मतलब ये हो गया आपका 130 और 70 200 अंक की साक्ष्य आपराधिक प्रक्रिया आएगी। 6वें प्रश्न पत्र में भारतीय दंड संहिता में से 200 अंकों समस्त सहित के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय दंड संहिता से जो भी प्रश्न 200 अंक का होगा। 7वां पेपर है भारतीय संवैधानिक विधि से 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 8वां पेपर जो है आपराधिक माइनर एक्ट
जिसमें में खंड, अब माइनर एक्ट में क्या होगा, उसमें खंड ए से 80 अंक का, खंड बी से 60 अंक का और खंड सी से 60 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। यानी मैं क्लियर कर देता हूँ, 8वां पेपर होगा, उसमें 3 खंड होंगे। 3 खंड में 80 मार्क्स का ग्रुप ए आएगा, जिसके अंदर आपका फॉरेस्ट एक्ट 1927, आर्म्स एक्ट 1959, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और प्रिवेंशन ऑफ विच डेंस प्रैक्टिस एक्ट 1989। 60 मार्क्स का ग्रुप बी आएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के और प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। ग्रुप सी की बात करें, जिसमें खंड गा है, उसमें 60 अंक का परीक्षा होगी, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, डायरी प्रोविंसेंस एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 और जुवेंशियल जस्टिस एक्ट 2000, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, इसमें परीक्षा पूछी जाएगी। सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। सामान्य हिंदी अंग्रेजी को छोड़कर तथा अभ्यर्थियों को किसी एक भाषा में प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प होगा। आप हिंदी में उत्तर दो या इंग्लिश में दो। प्रथम पत्र सामान्य हिंदी देवनागरी लिपि में एवं द्वितीय पद अंग्रेजी विषय रोमन लिपि में लिखना अनिवार्य होगा। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि जो पहला पेपर आपका है, जो इसमें हमने देखा था, पहला पेपर हिंदी में देना होगा, दूसरे इंग्लिश में देना होगा। मुख्य परीक्षा में प्रथम पत्र हिंदी में ही देना होगा, द्वितीय पद अंग्रेजी में ही देना होगा। बाकी निबंध, सामान्य अध्ययन और ये जो है, इसमें इंग्लिश हिंदी किसी में भी आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है। इसके अलावा प्रथम प्रश्न में सामान्य ये हो गया। अभ्यर्थी को प्रारंभिक में मुख्य परीक्षा के सभी विषयों एवं पत्रों में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी के संबंधित परीक्षाओं के विरुद्ध मेधा सूची प्रकाशित नहीं की जाएगी। मेधा सूची का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आपका मेरिट। लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए कुल रिक्त विरुद्ध 3 गुना लोग बुलाए जाएंगे। यानी कि अगर आपके 100 वैकेंसी हैं तो 300 लोग बुलाए जाएंगे, 150 वैकेंसी तो 450 लोग बुलाएंगे, 130 वैकेंसी तो गुणा 3 करके लगभग 700 के आसपास व्यक्ति आपके पास बुलाए, उनको आप वो बुलाएंगे आपको। इस प्रकार मुख्य परीक्षा अर्थात लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, यानी मुख्य परीक्षा में जितने आपने प्राप्त किए, लिखित परीक्षा में, व्यक्तिगत परीक्षा में जितना आपने प्राप्त किए, मेरिट के अनुसार कोटिवार प्रतिवेदित रिक्त पदों के विरुद्ध परिणाम घोषित किया जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान हों, एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। 9 नंबर में लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान हो तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार कम उम्र वाले उम्मीदवारों से वरीय होंगे। मान लीजिए किसी के अंक दोनों के बराबर आ गए, एक की उम्र मान लीजिए 36 वर्ष है, एक की उम्र 37 वर्ष है, तो 37 वर्ष वाले को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है इसका। इसके अलावा झारखंड की बहुत अच्छे पद हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सारे नोटिफिकेशन मैंने सिलेबस वगैरह आपको अच्छे से समझा दिया है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए और तैयारी करते जाइए। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, उससे आप, और जिसने LLB करी हुई है वो इस पद को भर सकता है। पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, इसका आप अच्छे से ध्यान दीजिए। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार।